नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारी खास पेशकश माहौलियात और हम, जिसके तहत हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे मौजू से जिसका सीधा ताल्लुक हमारी और आपकी जिंदगी से होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू। नाजरीन, दिल्ली अपने खाने और सयाहत के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। एक जानिब जहां यहाँ एक से बढ़कर एक तफरीही मकामात हैं, तो दूसरी जानिब यहाँ फन्ने तामीर के नायाब नमूने यानी तारीखी इमारत भी हैं। वहीं यहाँ खूबसूरत पार्क और झीलें भी हैं। इन्हीं में से एक है भलसवा झील, जिसे हॉर्स शू लेक के नाम से भी जाना जाता है। तकरीबन 34 स्क्वायर हेक्टेयर में मौजूद ये झील अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए अपनी मिसाल आप है। लेकिन दिल्ली की दूसरी झीलों की तरह ही धीरे धीरे अब इस झील की खूबसूरती पर जैसे ग्रहण लगने लगा है, और ये ग्रहण है आलूदगी का। कभी यह झील हजारों परिंदों और आबी जानदारों यानी मछलियों वगैरह का घर हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ से ये जिंदगी खत्म हो रही है। आलूदगी का आलम ये है कि आसपास के सीवरों और डेयरियों से निकलने वाली गंदगी, पानी और कीचड़ सीधे झील में आकर गिरता है, जिसकी वजह से झील में कई फीट तक गाद जमा हो चुकी है। वहीं बदबू का आलम यह है कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। खतरनाक केमिकल्स की मौजूदगी ने पानी के अंदर मौजूद जिंदगी को तकरीबन खत्म सा कर दिया है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ मकामी लोग। नाज़रीन आदाब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारी ख़ास पेशकश माहौलियात और हम। इसी सिलसिले की कड़ी में आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में मौजूद भलसवा लेक के बारे में। ये एक ऐसी खूबसूरत लेक है जो तकरीबन 2 किलोमीटर में फैली हुई है, लेकिन आज हमारी लापरवाही की वजह से ये गंदी हो चुकी है और जानदारों के रहने लायक नहीं बची है। हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के एक मुकामी बाशिंदे जनाब किरणपाल सिंह जी। किरणपाल सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस लेक की क्या खासियत है और इसकी थोड़ा सा आप हमें इसकी तारीख के बारे में, इसके इतिहास के बारे में बताइए। ये हमारे गांव की झील है, भलसवा गांव की, और अच्छी खासी किसी टाइम में इतनी बढ़िया झील थी, नीला पानी बिल्कुल। आज जो इसकी जो कंडीशन है इतनी ख़राब हो चुकी। हमारे गांव के प्रधान गोकल चंद जी ने ये टूरिज्म वालों को दान दी थी, जिससे कि हमारे गांव के बच्चे, बाहर के बच्चे यहाँ खेले कूदे और भाई बोटिंग करें। ये जो झील है तो ये उस वक्त कैसी हुआ करती थी? अब से 20 साल पहले या 10 साल पहले या 30 साल पहले किस तरीके की ये हुआ करती थी? मेरी एज 65 है, और जब से हमने जन्म लिया है हम जिस झील को देखते आए हैं। हम अपने खेतों में जाते थे आगे, तो यहाँ से खूब नहाते थे, इतना बढ़िया पानी था। और कभी कई बार तो अगर हमें प्यास भी लगती थी तो हम इसका पानी भी पीते थे। क्यों? जब छोटे छोटे थे, यहाँ नलके तो होते थे नहीं, तो हम झील का पानी पी के भी हम जिए हैं। आज तो इसमें हम देख भी नहीं सकते, इतनी गंदी झील है। बाहर के पक्षी इतने आते थे यहाँ, जलमुर्गाई इतनी होती थी यहाँ, तो शिकारी भी आते थे शिकार खेलने के लिए। और ये जो जितने भी ये हमारी झील है, क्या की इतनी बढ़िया आवाज़ आती थी कोयलों की, जैसे ये बत्तख है, इतनी होती थी कि बहुत अच्छा ही लगता था। एक मौसम अलग सुहाना था। अच्छा, अब आप क्या सोचते हैं कि अगर सब मिलजुल कर एक कोशिशें करें तो कैसी ये झील हो जाए, या फिर आप क्या सोचते हैं कि ये झील कैसी होनी चाहिए? हम तो हमारे यहाँ NCR में टॉप नंबर 1 झील है ये। हमारी NCR में ऐसी कोई झील ही नहीं है, और इतनी गंदी भी नहीं है जैसी हमारी गंदी झील है ये। हम चाहते हैं न NCR में टॉप झील होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, जिससे कि
आने वाले यात्री देखें, टूरिस्ट देखें, खेलें, बोट चलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank हमसे you. बात करने के Thank लिए। you. अभी हमारे साथ में मौजूद हैं जनाब जगदीश यादव जी, जो कि यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं और उनका बचपन, उनकी पूरी जवानी यहीं इसी इलाके में, इसी एरिया में गुजरी है। उन्होंने इस झील की खूबसूरती को अपनी आँखों से देखा है। वो हमें बताएंगे इस झील के बारे में कि ये कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। ये झील हमारे बाप दादाओं के टाइम की झील है और हम छोटे छोटे थे, बहुत सुंदर झील थी ये। और इसका पानी इतना बढ़िया पानी था कि हम इसका पानी इसका ही पीते थे। उसमें बोल के जल में जल, जल में काई, जल की के बुराई, और पानी पी लेते थे हम हैं। और यहाँ हम तो बोलते हैं जल मुर्गाई भी आती थी ऑस्ट्रेलिया से ठंड के टाइम में, और शतरमुर्ग भी आते थे। तो बहुत ही हर वक्त बत्तख थी, चहल पहल फुल रहती थी यहाँ पे। इसमें वाटर फूल बोलते थे हम, ये बोलते हैं कमल के फूल, जो इसमें बिल्कुल भरी रहती थी कमल के फूलों से ये उस टाइम पे। पूरा एरिया बड़ा खूबसूरत था, ख़ास तौर से ये झील, और आसपास में जंगलात हुआ करते थे यहाँ पर। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। भाई हमारे बाप दादा बताते हैं पुराने कि जहांगीर राजा यहाँ पे शिकार खेलने आता था, और इसका नाम बड़सवा जहांगीरपुर के नाम से ही है, हमारे गांव का जो नाम है। आपने हमें अब इतनी कीमती मालूमात से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर इस झील का सही से इस्तेमाल किया जाए तो इस झील से न सिर्फ पीने का पानी हासिल किया जा सकता है, बल्कि आबी खेलों या स्विमिंग स्पोर्ट्स की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। नाजरीन, भलसवा लेक सिर्फ घूमने की ही जगह नहीं, बल्कि यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है, कोचिंग भी कराई जाती है। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं जनाब हिमांशु जी, जो भलसवा गांव से हैं और यहाँ पर मुफ्त में बच्चों को वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। हिमांशु जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को ये बताएं, किन किन वाटर स्पोर्ट्स की आप यहाँ पर प्रैक्टिस बच्चों को कराते हैं? हमारे इधर कैकिंग, कैनोइंग, कैनोपोलो, ड्रैगन बोट और जितने भी वाटर स्पोर्ट्स के जो हमारे करा सकते हैं, जो कि बोट से रिलेटेड होते हैं, कैकिंग, कैनोइंग के हमारे 9 गेम जो कि इंटरनेशनल ICF के अंडर आते हैं, वो 9 गेम हम इधर प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, जिसमें कि हम उन्हें स्विमिंग से लेके सब चीज़ जिसका बेसिक सिखाते हैं। स्विमिंग के बाद हमारे पास बच्चा छोटी उम्र में आ जाता है 10-12 साल का, उसको स्विमिंग के लिए भी हम स्विमिंग पूल में भेजते हैं क्योंकि पानी गंदा है। उसके बाद हम बोट में भेज सकते हैं क्योंकि बोट में ज़्यादा पानी से इंटरेक्शन नहीं होता, इस वजह से। तो हम बच्चों को फिर बोट के तरफ डाइवर्ट करते हैं, जिससे कि बच्चे इस बोट में बैठकर और आगे के लिए ट्रेनिंग चालू करें। तो 2-3 साल उस बच्चे को इस बोट में एडजस्ट करने के लिए लग जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बैलेंस का गेम होता है हमारा, क्योंकि इसमें बच्चे बोट में बैठने के लिए उसे कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए कि बोट में खाली बैठने के लिए, उतरने के लिए ही बोट में। क्योंकि ये जो गेम है ये ओलंपिक लेवल तक का गेम है, इसमें 16 मेडल पड़ते हैं, जो कि ओलंपिक्स में 7th नंबर पे आता है। लेकिन हमारे इंडिया से क्वालिफिकेशन कम ही रह पाता है, क्योंकि इक्विपमेंट्स की कमी, ऊपर से हम अपने तालाबों को गंदा रखते हैं, जिससे कि कोई बच्चा उसमें जाने के लिए हिचकिचाता है। ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, कितना वक्त हो गया आपको बच्चों को वाटर स्पोर्ट्स की कोचिंग देते हुए? और दूसरा, आप हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त के अंदर क्या नेशनल या स्टेट लेवल पर यहाँ से कोई बच्चा निकलकर वाटर स्पोर्ट्स में गया? 1990 से मेरे फादर ने सबसे पहले फर्स्ट मेंबर जो कि इस लेक पे कैकिंग, कैनोइंग उन्होंने स्टार्ट करी। उसके बाद से वो अभी दिल्ली पुलिस में सर्विस करते हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन इसी गेम से ली हुई है, और इसी गेम में वो आगे बढ़ते हुए उन्होंने मेरे को भी ये राह दिखाई। मैंने भी ये गेम, मेरे को अच्छा लगता था क्योंकि हम उनके साथ आते थे, तो हमने भी इस गेम को सीखा। लेकिन उस टाइम तक इसका पानी अच्छा था, लेकिन फिर ये कुछ साल का 2000 के बाद से पानी गंदा होता चला गया, और अब तक आते आते बिल्कुल ही झील काफ़ी गंदी हो गई। और इस झील के लिए हमने जब से स्टार्ट किया है, मैंने 4 साल से कोचिंग स्टार्ट करी है, जिसमें 4 साल में मैंने 1 साल का PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग किया है, जो कि मैं इसका स्पेशलाइजेशन हूँ। मैं खुद भी एक नेशनल प्लेयर हूँ, 3 टाइम नेशनल चैम्पियनशिप में पार्ट लिया है, फाइनलिस्ट रहा हूँ। और काफ़ी मतलब गेम को मैंने, इसको जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, 8-9 पार्ट्स हमारे गेम के हैं, उन सबको मैंने खेला हुआ है। हिमांशु जी, कोई बच्चा, जिन बच्चों को आपने सिखाया, कोई यहाँ से निकलकर ऊंचे लेवल पर गया, ख़ास तौर से वाटर स्पोर्ट्स में किसी ने कोई मुकाम बनाया अपना?
यहाँ से जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट मेंबर मेरे फादर थे, उनके बाद हमारे गांव से ही महेश यादव, नैन सिंह यादव, आपको मैं मतलब एक टिप्स पे नाम मैं इतने जनों के गिनवा सकता हूँ जो कि इस लेक से नौकरियाँ लगी हैं उनको उनके परिवार में उनको सपोर्ट मिली। आज वो कोई इंस्पेक्टर बने हुए हैं, कोई कमांडिंग ऑफिसर बने हुए हैं, बीएसएफ में, सीआरपी में, सीएसएफ में, हर जगह हमारा गेम है। और इस गेम से काफ़ी जनों को नौकरियां मिली हैं। लगभग 100 से 130 आदमी हमारा आसपास का है, जो कि बलसवा डेयरी और बलसवा गांव और जहांगीरपुरी भी। यूँ नहीं कि हमारा गांव की लेक है तो हम किसी को नहीं, सब जो आसपास की कॉलोनियों वाले होते हैं, जो आसपास के आदमी रहते हैं, हम सबको स्पॉन्सर करते हैं, सबको हम मदद करते हैं कि वो एक गेम को स्टार्ट रखें। और वो जॉब भी लगे हैं। अभी भी मेरे यहाँ से जो मेरे अभी एथलीट हैं, इंटरनेशनल एशियन चैम्पियनशिप में यहाँ से एथलीट गए हैं, वो सीआरपी में लग चुके हैं। उनको काफ़ी 15-20 साल उनको जॉब करते हुए भी हो गए हैं। और मेरे यहाँ से अभी एथलीट नेशनल फाइनलिस्ट रहते हैं। उसके बाद अभी बच्चे भर्तियां देख रहे हैं जो कि कंटिन्यू इसी गेम के पर्पज से निकलती है। जैसे कि आप एक लंबे वक्त से यहाँ पर बच्चों को वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर अभी इन फ्यूचर और क्या क्या वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा सकती है अगर हम इस झील को दोबारा से जिंदा करने में कामयाब हो जाएं तो? एक वाटर स्पोर्ट्स स्टेडियम, जैसे कि आप स्विमिंग पूल देखते हो जो कि इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, उनको बनाने में हमारा पैसा काफ़ी खर्च होता है सरकार का। लेकिन एक लेक और एक तालाब ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि प्रैक्टिस करने के लिए वो जगह सबसे बेस्ट है। उसमें अगर हम, जैसे लेक की गहराई ज़्यादा नहीं है, 6 से 7 फीट, तो इतना एक स्विमिंग पूल के लेवल पे हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और इसकी मदद से हम अपने स्टेडियमों का पैसा बचा सकते हैं। और जैसे जैसे मतलब वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो जगह चाहिए होती है, उसके लिए फ्लैट वाटर चाहिए होता है। नदियों में आप कोई भी वाटर स्पोर्ट्स नहीं करा सकते। अभी भी टोक्यो में आप देखोगे जो नया 2020 ओलंपिक होना था, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया कोविड की वजह से, उसमें भी अलग से कैकिंग कैनोइंग का समुंदर के अंदर बनाया है उन्होंने एक सेक्टर। वो समुंदर से अलग काट के उन्होंने बैराज बना दिया और समुंदर से अलग कर इतना हिस्सा उन्होंने अलग से समुंदर से निकाला, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी लेक नहीं थी जैसी हमारे पास लेक है। उन्होंने समुंदर से उसको अलग निकाला है। हिमांशु जी, हमें इतनी कीमती मालूमात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर भलसवा लेक की सही से देखरेख की जाए तो इस झील की सयाहत से करोड़ों रुपए की आमदनी हासिल की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस कुदरती खजाने को लेकर लापरवाह हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको बचाने के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ किए हुए हैं। नाजरीन, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ इस झील को गंदा ही कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके ज़रिए से फैलाई गई गंदगी को साफ भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं जनाब आशीष पोखरियाल जी। आशीष पोखरियाल जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस झील की क्या कंडीशन है, इसके पानी की क्या कंडीशन है, और आपने इस झील को बचाने के लिए किस तरीके से मेहनत की थी। हर इतवार हम लोग इस पे सफाई अभियान चलाते हैं। कभी किसी को हम गेस्ट बुलाते हैं, कभी कुछ। यहीं पे लोकल लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ मिलकर, और वाटर स्पोर्ट्स के यहाँ पे जो बच्चे काम करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ मिलकर के हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमें 3 साल इस पे काम करते हुए हो गए। अगर हमें इस झील को बचाना है तो हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट के ऊपर पूरा निर्भर नहीं रहना होगा। ये जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है कि अपने प्रकृति को और पर्यावरण को संरक्षित करने में अपनी एक भूमिका दे। आशीष जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने इसको बचाने के लिए पिछले 3 साल से लगातार मेहनत की है, तो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये झील इस लायक है कि इसका पानी पिया जा सके या किसी और इस्तेमाल में लिया जा सके, या इसके पानी की इस वक्त क्वालिटी क्या है? देखिए, ये पानी पीने लायक तो बिल्कुल नहीं बचा है। जो पानी का टीडीएस लेवल होना चाहिए वो 1500 होना चाहिए। अब उसके बाद होना चाहिए 1500 होता है। लो जो होता है वो 1500 होता है, या उससे मीडियम में जो पानी के टीडीएस लेवल को रखा जाता है 1500 से 3000 के बीच में रखा जाता है। और जो सब में हाई लेवल होता है तो वो होता है 3000 से 6000 के बीच में। इसका जो ये रिपोर्ट है, ये गवर्नमेंट का, ये मैंने नहीं करवाई, ये गवर्नमेंट ने बकायदा मुझे दी है। जब मैंने आरटीआई डाली तो इसके अंदर 4316 इसके अंदर हाई लेवल का वाटर है, जो अब ये 6000 से ऊपर चला जाएगा तो पानी अभी इस कगार पे है कि हम इसे बचा सकते हैं। अगर 6000 से ऊपर चला जाएगा तो पूरा कीचड़ और दलदल के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसको फिर कोई भी एजेंसी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार इसको फिर नहीं रिवाइव कर पाएगी। अभी आप देखें कि अगर हमें इसे बचाना है तो यहाँ साइडों से लगातार यहाँ पे तकरीबन 10 नाले ऐसे हैं
जो साइडों से टूट करके डायरेक्ट इसके अंदर गिर रहे हैं। पानी का जो पहले स्रोत होता था कि पानी जो और झील जो है हबीब जी, ये हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। पानी जो होता है वो इकोसिस्टम के अंदर हमारा जनरेटेड होता है। नीति आयोग की पिछली रिपोर्ट आप देखेंगे तो दिल्ली का जल स्तर जो है वो नीचे दिन पर दिन गिरने वाला है, और उनका कहना यह था कि एक समय ऐसा आने वाला है दिल्ली के अंदर साल 2 साल के अंदर कि अब पानी पीने को नहीं बचेगा। ये हमारे पास भगवान ने, प्रकृति ने एक नेचुरल स्रोत दिया है हमें पानी का, हम इसकी अगर देखभाल नहीं करेंगे तो हम कैसे इसका करेंगे जीवन यापन। लोग वहां से सारी की सारी जितनी भी पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे ये पूरी आप वॉल देख रहे हैं, ये सारी वॉल तोड़ तोड़ के लोग यहाँ पे अंदर सारा का सारा मल डाल देते हैं। जितने मवेशियों का मल हुआ से डायरेक्ट जो यूरिनल की जितने भी नालियां हुई डायरेक्ट इसके अंदर डालने लगे हैं। अगर इस लेक को हम लोग साफ कर दें तो इससे कम से कम सालाना 20 से 30 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। वाटर स्पोर्ट्स हो सकता है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इसके अंदर ये बहुत बढ़िया टूरिस्ट स्पोर्ट्स है। आप देखिए कि यहाँ पर हम दिल्ली और दिल्ली से बाहर जाएंगे तो लोग रात में नाइट विजन के लिए आते हैं लेक्स में। यहाँ दिल्ली इतने बढ़िया हमें प्रकृति ने स्रोत दे रखा है, इतनी बढ़िया हम वोटिंग हो सकती है, इसके अंदर रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। आशीष जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि दिल्ली या भारत के अंदर जो भी ऐसे कुदरती जगहें हैं, जैसे झीलें हुई या जंगलात हैं या मैदान हैं, अगर हम उनको डेवलप करें तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू हम टूरिज़्म के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। बहरहाल मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे उन कोशिशों के बारे में बताइए कि जो जिनके ज़रिए से हम अपनी इस तरीके की जो झीलें हमारी ही गलतियों की वजह से गंदी हो चुकी हैं, उन्हें हम साफ कर सकें। ये जन जागरण से और जन जागरूकता से ही संभव हो पाएगा। ये हम इसको अगर हम सफाई करने की बात करें हबीब जी, तो यहाँ पे नीचे कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 फुट तक गाद जम चुकी है अब, जिससे पानी का स्तर 5-5 फुट, 4-4 फुट ऊपर उठ चुका है। हमें ये गाद सारी की सारी निकालनी पड़ेगी, और इसको गवर्नमेंट एजेंसियां भी जो है उनकी भी एक लिमिट है, और वो भी इसे साफ करके दे सकते हैं। पर हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि हम और जो हमारे आसपास यहाँ पे लोकेलिटी है कि वो इस पे काम करे, इसको सफाई में इस पे अपना ध्यान दे, इसे समझे कि किसी दूसरे का नहीं है, हमारा अपना है और अपने लिए है। इसके अंदर से गाद निकाल करके हम साइडों से इसके जितने भी आप देखेंगे ना, जैसे इस साइड में एक डीडीए ने बहुत अच्छे पार्क बना रखे हैं, जिम बने हुए हैं, सीएसआर फंड से जिम बनाए गए हैं, यहाँ पे काम चलता है। हमें बाहर स्टेडियम को खड़ा करने से बढ़िया हम यहीं पे स्टेडियम को जनरेट करें। सफाई के साथ साथ सब में बड़ी जो चीज है वो हमें इसके प्राकृतिक स्रोतों को जीवित रखना पड़ेगा। जैसे नीचे से पानी फूटता है कई जगह, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि लेंटर करते जा रहे हैं, हर जगह लेंटर पक्की होती जा रही है, तो उससे नीचे पानी को रिसाव की जगह नहीं मिलती। ये जितने भी झील, नाले, नदियाँ या आप कहें कि कुएं, झोड़ होते हैं, सब पानी के स्रोत होते हैं। जैसे इस लेक की मैं बात करूं, बलसवा लेक की, तो पहले ये हैदरपुर नहर जो है वहां से पानी निकल कर आया करता था और जमुना की तरफ को निकल जाया करता था, और सारा का सारा बाढ़ को प्रभावित क्षेत्र होता था। पानी, हमें ये समझना पड़ेगा कि पानी और जैसे ये प्राकृतिक स्रोत पहले बनाए जाते थे या प्राकृतिक बनते थे, तो ये हमारा सिस्टम था पूरा का पूरा। ये झील को सिर्फ हम यही ना देखें कि पानी पीने का जरिया है कुछ, जब बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो ऐसे ही सिस्टम से हमें पानी की निकासी के लिए जगह मिलती है। आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बेशक कुदरती वसाइल जैसे लेक वगैरह ये हमारी अपनी जायदाद हैं, हमारा अपना वर्षा है, इनकी हिफाजत हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम लेक में, नदियों में बोटिंग के लिए जाएं तो वहाँ पर उनको गंदा ना करें, उनकी साफ़ सफाई का हम ख्याल रखें और अपने शहर को, अपने इलाके को, अपने मुल्क को खूबसूरत बनाएं ताकि आने वाली नस्लें उनके ऊपर फ़ख्र कर सकें। नाजरीन, ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसके तहत हमने आज आपको दिखलाया कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर एक मौजूद एक लेक यानी भलसुआ लेक हमारी अपनी लापरवाहियों की वजह से धीरे धीरे दम तोड़ रही है। वहीं कुछ लोग इसको बचाने के लिए जी तोड़ कोशिशें भी कर रहे हैं। अगले हफ्ते हम आपसे फिर करेंगे मुलाकात एक नए मौजू के साथ, एक ऐसे मौजू के साथ जिसका ताल्लुक़ आपकी और हमारी ज़िंदगी से सीधे तौर पे जुड़ा होगा। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।